हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉपर पूरा इलास्टिसिटी पढ़ लिया था, फैक्टर्स बच गया था और आपका क्या बचा था? परसेंटेज चेंज मेथड का एक न्यूमेरिकल बच गया था। तो आज जल्दी से हम लोग पूरे फैक्टर्स पढ़ लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं परसेंटेज चेंज मेथड का। तो जल्दी से चालू करते हैं। जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड की बात करेंगे तो आप एक चीज बस अपने दिमाग में रखना कि ऐसी हर एक कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगी आर द इलास्टिक इन नेचर। मैंने क्या बोला? हर एक वो कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करे? फॉलो करे, आर द इलास्टिक इन नेचर। और जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे आर द इनइलास्टिक इन नेचर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस आपको यही कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे फैक्टर्स में लगाना है। पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब अगर हम कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी आपके पास दो टाइप की हो सकती है। एक ऐसी कमोडिटी जिसकी आपको क्या है? नीड है, आपको चाहिए ही। और एक ऐसी कमोडिटी जो क्या है? लग्जूरियस इन नेचर है, जस्ट लाइक एन एसी। लग्जरियस आइटम्स में काउंट होगा। नीड जस्ट लाइक एन मेडिसिन। अब मुझे ये बताओ, अगर एक मेडिसिन की कीमत बहुत ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? थोड़ी सी लेके आएंगे या खाने के टाइम थोड़ी चाट लेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। आपको अगर नीड वाला आइटम आप कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करेगा। और अगर प्राइस मैटर नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो क्या बन गया? इनइलास्टिक इन नेचर। मैंने अभी आपको बोला था ना कि ऐसी हर एक वो कमोडिटी बेटा इनइलास्टिक होगी जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे। तो जितने भी आपके नीडी आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके इनइलास्टिक इन नेचर हो जाएंगे। और जो लग्जूरियस आइटम्स है, जस्ट लाइक इन बाइक, आपको चाहिए, अगर पैसे हैं पिताजी के पास तो आपको बाइक मिल जाएगी, और अगर पैसे नहीं है तो बाइक नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन चलता रहेगा ना अपना। तो वहां पर हम लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। हायर प्राइस है तो हमने डिमांड क्या कर दी? बाइक की कम कर दी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इलास्टिक इन नेचर। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट पे रिजिड हो जाना है। हर एक वो कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करे वो इलास्टिक होगी, और जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे वो क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका बेटा, दूसरी हेडिंग है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, जस्ट लाइक एन टी एंड कॉफी। अब मुझे ये बताओ, अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो आप टी की डिमांड क्या कर देंगे? कम। तो कंज्यूमर किधर शिफ्ट हो जाएगा? कॉफी की तरफ। तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? हाई। देखो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो गया ना। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? इलास्टिक इन नेचर। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर है तो वो कमोडिटी क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है? अनअवेलेबल, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? इन इलास्टिक इन नेचर। क्योंकि सिंगल कमोडिटी अगर आपके पास होगी, प्राइस बढ़े या घटे आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था? नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी नीडी है तो हम क्या होंगे? इनइलास्टिक। और अगर कमोडिटी लग्जूरियस है तो हम क्या होंगे? इलास्टिक इन नेचर। फिर हमने आपको पढ़ा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी भी कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो हम क्या होंगे? इलास्टिक इन नेचर। और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या होंगे? इन इलास्टिक इन नेचर। थर्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस का बेटा मतलब है कि अगर आप किसी एक कमोडिटी का यूज एक से ज्यादा जगह पे करते हैं, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। आप एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप किसमें कर रहे हैं? लाइट जलाने में कर रहे हैं, फैन में, टीवी में, एसी में। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जाए तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम कर देंगे। मतलब लॉ ऑफ डिमांड आपने क्या करी? फॉलो करी। तो जिन कमोडिटीज के मल्टीपल यूजेस हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? इलास्टिक इन नेचर। लेकिन जिनके मल्टीपल यूजेस अवेलेबल नहीं है, सिंगल यूज है उस कमोडिटी का, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक इन नेचर। फोर्थ इज द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। और आपने गाना सुना था ना, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है। वही यहां पर हाल है। अगर कोई भी कंज्यूमर क्या है? हैबिचुअल है किसी कमोडिटी के लेके, मतलब वो क्या है? एडिक्टेड है, उसको चाहिए ही, तो डेफिनेटली वो प्राइस के लिए केयरिंग नहीं होगा। डजंट मैटर व्हाट इज द प्राइस, उसको शाम को भैया रंगीन पानी चाहिए। और अगर रंगीन पानी चाहिए किसी भी कीमत पर तो वो क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक इन नेचर। मतलब उसके लिए प्राइस मैटर नहीं कर रहा है। किस लिए नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको रंगीन पानी चाहिए। रंगीन पानी चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? इनइलास्टिक इन नेचर हो जाएंगे। मींस किसी भी कीमत पे पीनी है ना, घर मकान दुकान बेच के पीनी है ना, तो फिर हम क्या हो गए? इनइलास्टिक। लेकिन अगर कोई भी
कमोडिटी के लिए हैबिचुअल नहीं है, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, तो फिर हम प्राइस के लिए केयरिंग होंगे, वो कमोडिटी हमारे लिए क्या होगी, इलास्टिक इन नेचर। चौथा पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइस लेवल। मतलब अगर कमोडिटी के प्राइस की बात करें तो प्राइस का सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, इलास्टिसिटी के साथ। मतलब अगर प्राइस ज्यादा तो रिलेटिवली इलास्टिसिटी भी क्या होगी, हाई। अगर प्राइस कम तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम। प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और प्राइस जितना कम होता जाएगा इलास्टिसिटी भी उतनी कम होती जाएगी। डन। तो पांच के पांचों फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। एक मैंने अभी आपको बोला था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जल्दी से। वो न्यूमेरिकल किस मेथड का करेंगे, परसेंटेज चेंज मेथड का। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर दूं। ओके, तो जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना, कॉपी पे लेके बैठना, तभी चीजें आपको समझ आएंगी। चलो हम लोग किस क्वेश्चन को करते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड से करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कंसीडर कर लो, मान लो कंसीडर एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो है कितने रुपए, 4 रुपीज। उस टाइम पर उसकी जो क्वांटिटी है वो है 25 यूनिट्स। क्लियर बात। फिर मान लो प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस कितना हो गया, 5 रुपीज। उस टाइम पर चेंज किसमें आ गया, क्वांटिटी में। कितनी क्वांटिटी हो गई, 20 यूनिट्स। तो निकालना क्या है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने कल आपको बताया था कि अगर एब्सोल्यूट नंबर में चेंज हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अगर ये नंबर बेटा परसेंटेज में गिवन होता, ये एब्सोल्यूट नंबर ना देके क्या देता, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में इतना हुआ, परसेंटेज चेंज डिमांड में इतना हुआ, तो निकालो। तो फॉर्मूला क्या लगता, ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट नंबर दे रहा है, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू निकालना मैंने कैसे कर बताया था, हमने कहा था डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला है q1 माइनस q, डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला p1 माइनस p इनटू p अपॉन q। धन्यवाद। फिर मैंने कल आपको बोला था जो प्राइस पहले गिवन हो, जो प्राइस क्या है पहले गिवन हो, वो हमेशा इनिशियल होगी। तो पहले प्राइस ये था ना, तो यहां पर p कितना हो गया, 4। फिर मैंने कहा था जो क्वांटिटी आपको पहले गिवन होगी वो भी इनिशियल क्वांटिटी होगी, तो Q कितना हो गया, 25। फिर मैंने ये भी बोला था कि जो प्राइस जो क्वांटिटी बाद में गिवन होगी वो न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी होगी। न्यू प्राइस को किससे रिप्रेजेंट किया था, P1 से। न्यू क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, Q1 से। तो नया प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस 5 है ना, तो ये हो गया हमारा P1 5 और Q1 हो गया हमारा 20। ये सारी वैल्यूज आ गई ना। अब इन सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट कर दो। कर लेते हैं भाई। माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 25 अपॉन P1 माइनस P, 5 माइनस 4 इंटू P अपॉन Q। P की वैल्यू है 4 अपॉन Q की वैल्यू है 25। इसको बेटा सॉल्व कर लो। माइनस साइन ये लगा रहेगा, ऊपर 20 माइनस 25 कितना, माइनस का 5 आ जाएगा, अपॉन 5 माइनस 4 1 इंटू 4 अपॉन 25। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तुम पहले काट दो, ये हो जाएगा 20 अपॉन 25। आपका उत्तरवा कितना आया, 0.8। ये क्या था, आपका आंसर था। आपका पूरा टॉपिक हो गया क्या, कंप्लीट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कल से और आज के बीच में पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से वीडियो को देखो, अपने नोट्स बनाओ, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट। फाइनल तक मैं आपके साथ ऐसे ही लगा रहूंगा। आप तब तक क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक प्लीज करो, कमेंट भी करो। ओके, थैंक यू, बाय।